सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए। तो आंसर होगा मोहम्मद शमी। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया और उसमें भारत विजेता रहा और इस दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और इसी के साथ भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। उन्होंने वर्ल्ड कप में अभी तक टीम इंडिया के लिए 14 मैच खेले हैं जहां उन्होंने टोटल 45 विकेट लिए हैं। तो आपसे सिंपल सा पूछे कि वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? मोहम्मद शमी। और आपको याद होगा अभी मोहम्मद शमी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसका? प्यूमा इंडिया का। और अभी जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं उसकी बात करें तो ये इसका 13वां संस्करण है जिसे कौन होस्ट कर रहा है? भारत होस्ट कर रहा है। इसका एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले जिसको प्रीतम ने गाया। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। और इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है क्रिप्टोवर्स और इसके अंदर भी 2 शुभंकर हैं। एक तो महिला शुभंकर है ब्लेज और एक पुरुष शुभंकर है जिसका नाम है टोंक। और अगर पूछे कि भारत ने अभी तक वर्ल्ड कप कितनी बार जीता तो आंसर होगा 2 बार, 1983 में और सन 2011 में। पहला वर्ल्ड कप ये खेला गया था 1975 में इंग्लैंड में, उसको वेस्ट इंडीज ने जीता था और आखिरी बार 2019 में इंग्लैंड ने जीता था। उसके अलावा आपने पढ़ा था अभी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड बनाया था डेविड वार्नर ने। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं भारत के खिलाफ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे रोहित शर्मा। 7 शतक लगाए थे इन्होंने 19 पारियों में अफगानिस्तान के खिलाफ। और वनडे मैच में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे शुभमन गिल। 38 पारियों में बनाए थे इन्होंने ये। उसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक ये ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 40 बॉलों में शतक लगाया इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ। और क्रिकेट से याद रखना एक तो अभी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके नए कोच कौन बने हैं? अमोल मजूमदार। और अभी जो एशियन गेम्स 2022 हुए थे उसमें पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड जीता था। लेकिन अगर पूछे कि पुरुष क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता तो आंसर होगा अफगानिस्तान और महिला टीम ने हराया था श्रीलंका को। उसके अलावा ये भी याद रखना कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होंगे वो कहाँ पे होंगे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे। ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 नवंबर को। इसे इंग्लिश में बोलोगे आप इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर आपको याद हो तो ये दिन पहली बार हमने 2022 में मनाया था, तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। अच्छा, वैसे एक जैव विविधता दिवस भी होता है बायोस्फीयर डे जिसे आप बोलते हो, वो कब होता है? वो 22 मई को होता है। ये है बायोस्फीयर रिजर्व डे। ये थोड़ा सा अंतर आप ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना था तो आंसर होगा कोलकाता। और जैव विविधता के जनक के नाम से कौन मशहूर है? E.O. विल्सन, जिनका निधन हो चुका है। और जैव विविधता संबंधित कोप 15 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन वर्षा वनों में। और याद रखना अभी उड़ीसा के गंधवर्धन पहाड़ियों को 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये उड़ीसा का तीसरा है। और ये उड़ीसा की जो गंधवर्धन पहाड़ियां हैं इनको आयुर्वेद का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है? ये मैं आपको बता चुका हूं। वैसे दुनिया का कितना प्रतिशत जैव विविधता ये भारत में है? तो 8%। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कब स्थापित किया गया था तो 1979 में। तो बायोस्फीयर यानी कि जैव विविधता से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बाकी डे वाला क्वेश्चन है तो नवंबर में अभी तक एक ही डे आपने मनाया, वर्ल्ड वेगन डे, शाकाहारी दिवस, वो 1 नवंबर को होता है और ये नवंबर का दूसरा डे है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय ये अपना खुद का उपग्रह जिसका नाम है SSAMUSAT लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अपना खुद का पहला उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है ये SSAMUSAT और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। देखो SS मतलब हो गया सर सैयद अहमद खान, AMU मतलब हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और SAT मतलब हो गया सैटेलाइट। ये एक नैनो सैटेलाइट है, मतलब छोटा सैटेलाइट है।
अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसने अपना खुद का उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो आंसर होगा अन्ना यूनिवर्सिटी। ये तमिलनाडु में है, जिसने 2009 में लॉन्च किया था सैटेलाइट जिसका नाम था ANUSAT। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। एक तो ये याद रखना, NVS-01 उपग्रह ये नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का पहला रॉकेट है। इसको अभी लॉन्च किया था हमने किससे? GSLV F-12 से। इसरो ने भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम है SSLV-D2। ये 3 सैटेलाइट लेकर के गया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानुस 1 और आजादी सेट 2। उसके अलावा PSLV-C54 से हमने भूटान का उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम है INS-2B। PSLV-C55 से सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च किया था, टेलियोस 2 उसका नाम है। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और PSLV-C56 से भी हमने सिंगापुर का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है DSSAR। और PSLV-C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया था जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है। और स्पेस की हम बात कर रहे हैं, सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो चलो चंद्रयान को और आदित्य 1 को भी एक बार रिवाइज करते हैं। चंद्रयान 3 आपको याद है कब लॉन्च किया था? इसे हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था। और कब पहुंचा था ये? कहां पे पहुंचा था? मून के साउथ पोल पे 23 जुलाई को पहुंचा था। इसीलिए 23 जुलाई को आप राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके सहायता से लॉन्च किया था या किस रॉकेट की सहायता ली थी? LV-M3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम है, रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान है। अगर वजन आपसे पूछ ले कि वजन कितना था बताओ लैंडर का, थोड़ा डीप में जाकर के, तो 1700 किलोग्राम था। और रोवर का यानी कि प्रज्ञान का था 26 किलोग्राम। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एग्जाम में आया था, P वीर मुथवेल नाम है। अच्छा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के जिस स्थान पे उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 3 में लागत अगर आपसे पूछ ले तो 615 करोड़ रुपए की लागत रही। और आदित्य L1 मिशन की बात करें, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। यहाँ पे L1 का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट 1। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसा बिंदु है जहां पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बराबर रहता है। इसे हमने PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च किया। और कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2023 को। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 7 पेलोड भेजे गए इसमें। इसके प्रधान वैज्ञानिक थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे निगार साजी। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अभी हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ 10वें नंबर के हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है और अगर आपसे पूछे कि वो किस भाषा में लिखी गई है वो भी आप बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कोप्पू सदाशिव मूर्ति को। तो अभी कोप्पू सदाशिव मूर्ति इनको भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? नलिन सिंघल का स्थान लेंगे। भेल की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है। 1964 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CMD तो यही हो गए हैं कोप्पू सदाशिव मूर्ति। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं और अभी नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं। बाकी इंद्र सेना रेड्डी की बात करें, त्रिपुरा के गवर्नर है और अभी उड़ीसा के गवर्नर बने थे रघुबर दास। और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे अरिंदम बागची, इनका नाम है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो रिवीजन वाली क्लास चलती है जिसमें हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, वो अभी 2-3 दिन से मैं डाल नहीं पा रहा हूं। तो मैंने कल आप लोगों के कमेंट पढ़े, आप लोग चिंतित हो कि क्या कारण है। तो एक एक को मैं जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि इतना समय भी नहीं था, तो मुझे लगा कि कल मैं बता दूंगा। तो समस्या ये है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप यूं समझो थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। अभी वाइफ की तबीयत सही नहीं है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है, समय देना पड़ता है। मतलब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी ये एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ, इसी में मैं बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम एडजस्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो बनाने में ऐसा नहीं है 1-2 घंटे लगे और बन गया वीडियो। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो बना रहे हो तो आपको 10-11 घंटे लग जाते हैं। अगर आपके पास टीम है तो वो बात अलग है कि सारा काम तो वही आपको करके दे देगी, आपको बस रिकॉर्ड करना है। वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उस कंडीशन में तो आप दिन में 2-4 वीडियो भी बना दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सारा ही A to Z काम आप कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है। तो अभी बस यही बात है कि उनको समय देने के कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि समय तो उतना ही है मेरे पास। तो बस आप लोग गॉड से प्रे कीजिए, क्योंकि गॉड बच्चों की जो कि जल्दी सुनते हैं
कि उनको जल्दी से ठीक कर दे, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और फिर हम फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। यही कारण था, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, फिर अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। तो मेरा माटी मेरा देश अभियान ये 9 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था और इसकी नोडल एजेंसी है संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और अभी 31 अक्टूबर 2023 को ये समाप्त हो गया, इसका समापन कर दिया गया। और इस अभियान का नारा जरूर याद रखना, नारा है मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। तो ये अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो इसमें हर ग्राम पंचायत में हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी याद में शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा अमृत कलश यात्रा आयोजित की गई। इसमें हुआ क्या, देश के हर कोने से मिट्टी लाकर के दिल्ली में युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका स्थापित की गई। और इसके अलावा पंच प्रण प्रतिज्ञा भी दिलवाई गई। मतलब इसमें 5 संकल्प हैं। वो क्या है? भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की विरासत पर गर्व करना, देश की एकता के लिए सदैव प्रयास करना और देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर के राष्ट्र की रक्षा करना। तो ये है मेरा माटी मेरा देश अभियान। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शाहीन अफरीदी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी और वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले ये फास्ट बॉलर बन गए हैं। उन्होंने 51 मैचों में 100 विकेट लिए और इस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिचेल ने 52 मैचों में 100 वनडे विकेट लिए थे। तो इनका नाम याद रखना, शाहीन अफरीदी इनका नाम है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, 2023 में क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफीज हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और अभी उसको किसने जीता और उपविजेता कौन रहा। जैसे कि देवधर ट्रॉफी 2023 में खेली गई और इसको जीता है साउथ जोन ने ईस्ट जोन को हराया था। और दलीप ट्रॉफी की बात करें 2023 में हुई अभी है, साउथ जोन ने जीता वेस्ट जोन को हरा करके। वहीं रणजी ट्रॉफी की बात करें तो इसको अभी सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा करके। और अभी 59 नंबर की ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का संस्करण हुआ था, इसको शेष भारत ने जीता था मध्य प्रदेश को हरा करके। और वहीं अभी हमने देखा ईरानी ट्रॉफी जिसका 60वां संस्करण अभी हुआ जो कि 2023-24 वाली है, इसको शेष भारत ने जीता सौराष्ट्र को हरा करके। ये दोनों आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 59 नंबर का संस्करण पूछेगा या 60 नंबर का संस्करण पूछ रहा है, ये जरूर याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा शिव नादर। तो HCL टेक के संस्थापक हैं शिव नादर और अभी हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में ये टॉप पर रहे। तो इस लिस्ट के अनुसार उन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है और ये लगातार 5वां साल है जब वे इस दान वाली लिस्ट में टॉप पर हैं। वहीं दूसरे स्थान पर विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। 1774 करोड़ रुपए का इन्होंने दान किया। और अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस वाले अंकल कहां पर है, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, पर वो दान के मामले में तीसरे स्थान पर है। मात्र 376 करोड़ रुपए का उन्होंने दान किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हुरुन इंडिया की परोपकार सूची की, फिलैंथ्रोपी लिस्ट की, जिसमें दानदाताओं की लिस्ट जारी की जाती है। जो सबसे ज्यादा दान करता है वो सबसे टॉप पर होता है। तो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर इसमें टॉप पर है। और सूची की लिस्ट की बात है, रैंकिंग की बात है, तो चलो 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, इसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। भारत एक और जगह 126 नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, लेकिन उसमें टॉप पे आइसलैंड है। अब आइसलैंड एक और जगह पे टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, लेकिन भारत उसमें 127 नंबर पे है। इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फिर आपने पढ़ा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। फिर आपने पढ़ा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत 67 नंबर पर है, टॉप पे स्वीडन है, जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे डेनमार्क है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 161 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में
टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। और जो वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक जारी किया था उसमें भारत 38 नंबर पर है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में बात करेंगे तो भारत 40वें स्थान पर है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 111वें स्थान पर है। टॉप पे बेलारूस है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे, भारत 56 नंबर पर है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करेंगे, भारत 45 नंबर पर है तो टॉप पे नीदरलैंड है, इसको मर्सर ने जारी किया। और अभी ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स भी आया था, इसमें भारत 64 नंबर पर है, टॉप पे डेनमार्क है। तो 2023 के ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान में रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा देश 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, अभी आपको याद है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में, जो कि इसका 7वां संस्करण था। वहीं पे हमारे संचार और आईटी मंत्री, कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने घोषणा की कि 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भारत ही करेगा, जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको समिट्स यानी कि सम्मेलनों का रिवीजन नहीं कराऊंगा आज। यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कि भारत अभी किन किन कारण से 2023 में न्यूज पे रहा है। जैसे कि आपको याद है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की। G20 की अध्यक्षता भारत ने की। वासेनार एग्रीमेंट का हेड बनाया गया भारत को। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया भारत ने। और वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भी होस्ट किया। अभी ICC मेंस वर्ल्ड कप को भी होस्ट कर रहा है भारत। और याद रखना, अगले साल क्वाड समिट इसका आयोजन भी करेगा भारत। और अभी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भी होगा भारत में, जो कि 71 नंबर का है। बाकी अभी दिसंबर 2023 में भारत ये अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी भी करेगा। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। और संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भी भारत कर रहा है। और इसके अध्यक्ष बनाई गई हैं रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और हमने पढ़ा है जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? भारत के अरिंदम बागची बने थे। और भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना अभी। और अभी खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने ही की है। और भारत ने पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भी की है। और भारत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना है। ये जरूर याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 को भी होस्ट कर रहा है नई दिल्ली में। पेटा मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो इन सब कारण से अभी 2023 में भारत न्यूज में था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में भी होने चाहिए। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में म्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो म्यूटमैन 3 ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और अभी अमेरिकी सेना ने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए म्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये म्यूटमैन 3 मिसाइल प्रणाली बोइंग कंपनी के द्वारा विकसित की गई है, जिसका रेंज 6000 मील से अधिक है। स्पीड 23 मैक या यूं कहूं कि 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी खतरनाक है ये। और आपको बता दूं, इससे पहले इन्होंने जो म्यूटमैन फर्स्ट बनाई थी वो 1960 के दशक के शुरुआत में बनाई थी। अभी ये म्यूटमैन 3 है। तो याद रखना किसकी है? ये अमेरिका की है। अच्छा, यूं बताओ, अभी नासा ने मनुष्यों को चांद पर उतारने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? मिशन आर्टेमिस। और उसमें एक महिला भी है जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। और अभी नासा ने किस क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो आंसर होगा साइकी। और मिशन का नाम भी साइकी रखा है। अच्छा, आपको मैं याद दिलाऊं तो नॉर्थ कोरिया ने भी इसी तरह से एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं। उसका नाम क्या है? हुआसोंग मिसाइल है। और किंजल मिसाइल ये रशिया ने बनाई थी, रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसी तरह से जिरकॉन मिसाइल ये भी है रशिया की। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आप जानते ही हो, जो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसे अभी हमसे कौन खरीद रहा है? फिलीपींस खरीद रहा है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और आपने तो नोटिस भी किया होगा, इस बार हमने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है। तो वर्ड ऑफ द ईयर उसी को चुना जाता है जो उस साल कई बार सर्च किया गया हो, और जिस डिक्शनरी के द्वारा उसे चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर, इसका मतलब ये हो गया कि उनकी डिक्शनरी पे वो सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया हो। तो याद रखना कि कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे 2023 के एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया, एस.के. वसंथन को। फिर पूछा WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया, साइमा वाजेद को। फिर पूछा अभी किसने 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता, नंदिनी दास। फिर पूछा अभी भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई ये कहाँ पे हुई, तो आंसर होगा बाड़मेर में, राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तरलाई में। फिर पूछा किसे केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टी पद्मनाभन को। फिर पूछा अभी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, वानखेड़े स्टेडियम में। फिर पूछा दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी, चाइना ने। फिर पूछा अभी किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल जी के नाम पर रख दिया गया, पश्चिम बंगाल। फिर पूछा अभी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी है, थाईलैंड ने, उससे पहले श्रीलंका ने की थी। फिर पूछा अभी किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, तो आंसर होगा बांग्लादेश। अब चलो कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा अहमदाबाद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।